Good morning, students. Hope all are you fine. Today we are going to discuss chapter 3rd of history, ruling the countryside. इससे पहले हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे व्यापारिक कंपनी बनके व्यापार करने के इरादे से हमारे देश में आई और हमारे देश के ऊपर साम्राज्य कैसे उसने अपना स्थापित कर लिया. We will discuss this chapter in two parts. So let's start the first part. The first topic is the company becomes the दीवान. कंपनी दीवान बन गई. 12th अगस्त से 12th अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो दीवान था वो घोषित कर दिया, यानी दीवान बना दिया. ठीक है, ये जो इवेंट हुआ या घोषणा हुई ये कुछ ब्रिटिशर्स और इंडियंस के प्रेजेंस में रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई थी. ये ऊपर आप पिक्चर में देखोगे एक समारोह के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में दिखाया गया है. इस चित्र को बनाते हुए यानी इस पेंटिंग को बनाते हुए ये उस आर्टिस्ट को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी लाइफ में होने वाले जो इवेंट्स थे, जो घटनाएं थी, उसको ड्रॉ करने का जिम्मेवारी जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने उस आर्टिस्ट को दी थी. अब क्या है, एज दीवान द कंपनी बिकम द फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल कंपनी. दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण, जितने भी उसके कंट्रोल वाले जो एरियाज़ थे, उन एरियाज़ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जो फाइनेंशियल जो उसके मामले थे, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी, मेन एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी. और अब उसे अपनी जो ज़मीन का शासन चलाने के लिए, अपनी लैंड को कंट्रोल में करने के लिए या उसके ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसको क्या था, या अपनी आमदनी को, इनकम को सही तरीके से चलाने के लिए या उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसको कई रास्तों को ढूंढना ज़रूरी था. क्यों? जिससे वो कंपनी अपने खर्चों को पूरा कर सके और इनकम बढ़ाई जा सके. तो एज अ ट्रेडिंग कंपनी उसको ये भी ख्याल रखना था कि जितनी भी ज़रूरतें उसकी हैं उन ज़रूरतों की चीज़ों को वो खरीदती रहे और बेचती रहे. सेल एंड परचेज. अब समय के साथ साथ कंपनी को ये समझ में आने लग गया कि अगर ये काम हमें करने हैं, टैक्स बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, तो उसको बड़ी ही केयरफुली कोई भी स्टेप उठाना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन बाहर की ताकत होने की वजह से, यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नेचुरली है कि वो बाहर इंग्लैंड से आई थी, तो बाहर की कंपनी थी, उसके नाते उसको लोगों को शांत करना, लोगों को अपने फेवर में लेना, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो पहले इन विलेज एरियाज़ में राज कर चुके थे, उनकी ताकत अभी भी थी क्योंकि लोग उनको मानते थे. तो उनको अपने कंट्रोल में करना या उनको अपने फेवर में करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो मतलब उनका जो कंट्रोल है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता था. यानी उनको फेवर में लिए बगैर उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था जब तक वो लोगों को अपने विश्वास में, अपने फेवर में ना लेते. तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि रेवेन्यू फॉर द कंपनी. अब कंपनी के लिए जो टैक्स हैं या इनकम उनकी कैसे उन्होंने सेटलमेंट्स की. द कंपनी हैड बिकम द दीवान. कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन वो अभी भी अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी मानती थी, ट्रेडर मानती थी. ये मानते हुए कंपनी एक लार्ज मात्रा में, जिसको कहते हैं कि लार्ज रेवेन्यू इनकम, भारी भरकम लगान रेवेन्यू चाहती थी. लेकिन उसके लिए उसको क्या करना था, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी. उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल कर सके लोगों से और कम से कम कीमत पर, कम से कम प्राइजेस पर अच्छी कॉटन और सिल्क जो है वो परचेज़ कर सके. तो इसी कारण से क्या हुआ था कि 5 साल के अंदर ही
बंगाल से जितनी भी चीज़ें जो थी वो कंपनी खरीदती थी, उनके दाम जो थे, रेट्स जो थे वो डबल हो गए थे। ठीक है। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का इंपोर्ट करती थी। इन चीज़ों के बदले वो जो सामान खरीदती थी, दूसरा सामान खरीदती थी। अब बंगाल में जितना भी इकट्ठा होने वाला या कलेक्ट किया हुआ पैसा, उस पैसे से वो एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें खरीदती थी। ठीक है। लेकिन अब जल्दी ही ये क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशंस आ गई तो बंगाल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें क्राइसिस आ गए। लोगों को समझ आने लग गया कि कहीं ना कहीं कंपनी हमारे साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। जो जितने भी आर्टिशंस थे वो गांव छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उनका सामान कम कीमत पर उनको ज़बरदस्ती बेचना पड़ता था। कंपनी जो थी वो ज़बरदस्ती चीज़ें खरीदती थी उनसे, राइट। अब किसान अपना जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, उसको पे नहीं कर पा रही थी। जो आर्टिशंस थे उनकी जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म होने पे आ गई थी, मतलब एक हिसाब से ख़त्म ही थी। ठीक है। तो क्या हुआ था 1770 में एक ऐसा अकाल पड़ा कि उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। बंगाल के करोड़ों लोग जो थे वो मर गए थे, मौत के घाट उतर गए थे। अब उसके बाद क्या था कि द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब कंपनी ने क्या सोचा कि आर्थिक संकट तो आ ही गया था। अब कंपनी ने ये सोचा कि हमें एग्रीकल्चर और ज़मीन को, जो लैंड्स है, उनको अच्छा बनाने के लिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो कंपनी ज़्यादातर अफसरों को यही सोचने में लगे थे, ये एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ज़मीन अच्छी होगी तो वहाँ पे फसल अच्छी होगी, हम अपनी मर्ज़ी से फसल लोगों से, किसानों से ग्रो करवा पाएंगे और हमें टैक्स अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार 1793 में कंपनी ने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, उसकी शर्तें थी कि इसके हिसाब से जितने भी राजा लोग थे, यानी कि जो रूलर्स थे और ताल्लुकदार थे, उनको ज़मींदारों के रूप में उसने अपॉइंट कर लिया। ठीक है। अब उन्हें, वो जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उनसे टैक्स वसूल करने के लिए कंपनी को जो यानी उनसे टैक्स वसूल करके, उनसे टैक्स लेके और कंपनी को उस टैक्स की जो अमाउंट है वो देने का जिम्मेदारी जो थी वो उन ज़मींदारों को दे दी, जो राजाओं और ताल्लुकदारों के रूप में थे। अब उनकी ओर से जितनी भी जो पे की जाने वाली जो अमाउंट थी वो फिक्स कर दी गई। उसका नाम रख दिया गया फिक्स परमानेंट सेटलमेंट। इसका मतलब यह था कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये था कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जितनी अमाउंट उनसे टैक्स के रूप में ली जाती है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और नहीं बढ़ाया जाएगा, टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये लगता था कि जितना टैक्स हमें रेगुलरली इससे मिलता रहेगा और हम ज़मीनों की में सुधार कर सकेंगे और हमें प्रोडक्शन में भी फ़ायदा होगा। लेकिन इतना सब तो उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स थी। द प्रॉब्लम क्या थी, द परमानेंट सेटलमेंट में। अब परमानेंट सेटलमेंट में कई जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट तो कर दी। कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको ये लगा कि ज़मींदार जो थे वो, हमने तो ये परमानेंट सेटलमेंट इसलिए फ़िक्स किया था कि ज़मीन में सुधार लाया जाएगा, फर्टिलिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो ज़मींदार है वो उन ज़मीनों को अच्छा बनाने के लिए तो खर्चा ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं लगा रहे। तो उसका प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी ने जो अमाउंट फ़िक्स किया था उस अमाउंट को पे करने के लिए ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परेशानी क्या थी, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम थी, वो इतना पैसा जुटा नहीं पा रहे थे। तो कंपनी, ज़मींदार जो थे वो टैक्स चुकाने में, वो रेवेन्यू चुकाने में असफल हो जाते थे। तो जब वो असफल हो जाते थे, टैक्स नहीं दे पाते तो उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी, हथिया ली जाती थी, उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाता था। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां कंपनी होने के बावजूद कंपनी क्या करती थी, उन ज़मीनों को नीलाम कर देती थी। बहुत सारी ज़मीनें जो थी वो नीलाम हो चुकी थी।
अब फिर धीरे धीरे 19 सेंचुरी के जब स्टार्टिंग हुई तब क्या हुआ, कुछ कंडीशंस जो थी, कुछ हालात जो थे वो चेंज हो गए थे। ठीक है, बाज़ार में जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, राइट, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। धीरे धीरे खेती जो थी, एग्रीकल्चर थी, उनका विस्तार होने लगा, एक्सपेंड होने लगी, स्लोली स्लोली धीरे धीरे। जैसे जैसे ज़मींदारों की आमदनी में सुधार आया, वैसे वैसे कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ज़मींदारों को ज़रूर फ़ायदा होने लग गया। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले अपना अमाउंट, रेट ऑफ अमाउंट जो था, टैक्स जो था वो फिक्स कर चुकी थी, इसलिए उसमें टैक्स में तो बढ़ोतरी कर नहीं सकती थी। तो ये पैसा जो था ज़मींदारों के बीच में, लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको ये लगता ही नहीं था कि हम इसकी सुधार के लिए कुछ करें। ठीक है, तो इस जो सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट के स्टार्टिंग के सालों में ही कई लोग जो थे, कई किसान जो थे वो अपनी ज़मीन खो बैठे थे, गंवा चुके थे, उनके हाथों से छीन ली गई थी। तो उन्हें क्या था, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इन्वेस्ट के जो खतरे उन्होंने उठाए थे वो आमदनी के रूप में उनको दिखाई देने लग गए। ठीक है, अब जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उससे टैक्स वसूल करते थे, कर सकते थे, उसमें ज़मीन में सुधार लाने की उन्होंने परवाह ही नहीं की, क्योंकि उनको ये लगता था जितनी प्रोडक्शन हमें हो रही है हम टैक्स पे करें, उसके बाद ख़त्म, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ज़मीन के ऊपर हम चेंजेस करें, क्योंकि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं थे। विलेजेस में किसानों को यह व्यवस्था जो थी, ये जो सेटलमेंट थी, ये ऑप्रेसिव लगती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ये लगता था कि हमें ये सेटलमेंट हमें रास नहीं आ रही, ऑप्रेसिव लगती थी, दमनकारी जिसको बोला जाता है। ठीक है, किसान को टैक्स चुकाना होता था तो वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके अधिकार जो थे, जो ज़मीन के ऊपर जो राइट्स थे वो सेफ नहीं थे उनके। उनको टैक्स चुकाने के लिए कई बार ऐसा होता था कि उनको मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो कर्जा ले लेते थे तो फिर वो जो टैक्स चुकाने में उनको फिर भी परेशानी होती थी। अब कई बार ऐसा होता था कि ये टैक्स चुकाने में और मनी लेंडर से कर्जा लेने के चक्कर में वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को ही, उनको ज़मीन से ही बेदखल कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था ज़मीन से, उनको एविक्टेड हो जाती थी उनकी ज़मीन। तो अब क्या हुआ, अब नया सिस्टम जो था, अब कंपनी को समझ में आने लग गया कि ये सेटलमेंट भी जो है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने नए तरीके सोचने शुरू कर दिए। अब न्यू सिस्टम इज़ डिवाइड, अब नया सिस्टम जो उन्होंने लागू किया वो क्या किया, 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में कंपनी के बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, उनको इस बात का बिलीव हो चुका था, यकीन हो चुका था कि जितना ये हम रेवेन्यू सेटलमेंट को दोबारा से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब कंपनी को अपना शासन चलाने के लिए और व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो थी ही, नेचुरली है, हर काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती है। तो उसमें परमानेंट सेटलमेंट के रूप में उसको जो वो अगर फिक्स करके रखती तो वो अपना काम कैसे चला सकती थी, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स हो चुकी थी। अब किसान जो थे वो ज़मीन के ऊपर इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, प्रोडक्शन के हिसाब से जितना उनको अमाउंट मिलता था वो दे दिया जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंस के जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ थे, उनमें उसके लिए होल्ट मैकेंजी एक अंग्रेज़ था जो ऑफिशियल था, उसने एक नई सेटलमेंट तैयार की जो 1822 में लागू की गई। 1822 में उसको सामने लाया। वो क्या थी, उसमें क्या था, मैकेंजी को ये लगता था कि जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट है, उसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऑर्डर के ऊपर जो कलेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, गांव-गांव जाके, विलेज विलेज जाके ज़मीन की पड़ताल की, जांच की, मेज़रमेंट की, उसको नापा, और लोगों के जो रीति रिवाज, जितने भी उनके ट्रेडिशंस हुआ होते थे, उनको उसने नोट किया। हर एक जो खेत था, फील्ड था, उसका जो टैक्स था उसको जोड़कर, यानी हर गांव या हर जो समूह जिसको बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है महल, से जो होने वाले टैक्स जितने भी मिलते थे, जितना भी पैसा मिलता था, उसका हिसाब लगाया।
उसको रिटर्न में उसका रिकॉर्ड रखा। तो इस रेवेन्यू को जो था वो परमानेंट नहीं किया जा सकता था, तो समय समय पर टाइम टू टाइम उसको क्या थी, उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी। अब इस टैक्स को इकट्ठा करने और कंपनी को पे करने, यानी टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेवारी, और फिर उस इकट्ठा की हुई, कलेक्ट की हुई जो अमाउंट थी उसको कंपनी को देने की जो जिम्मेवारी थी वो ज़मींदार के बजाय उन्होंने गांव का जो हेडमैन था उसको दे दी। ठीक है। अब इस व्यवस्था को महलवाड़ी सेटलमेंट बोला गया, महलवाड़ी सेटलमेंट का नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद आता है द मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम में क्या था, देखो ब्रिटिश कंट्रोल वाले जितने भी साउथ इंडियन एरियाज थे उसमें ये परमानेंट सेटलमेंट की जगह पे नई सेटलमेंट लाने का जो कोशिश थी वो की गई। ठीक है। अब उसे क्या किया गया, नई सेटलमेंट, वहाँ पर उसे ये रायतवाड़ी का नाम दिया गया, रायतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ जितने भी चले युद्ध थे उस के युद्ध, उन युद्धों के बाद कंपनी द्वारा जो अपने कंट्रोल में लिए गए जो एरियाज थे उन एरियाज के ऊपर इस सेटलमेंट को, रायतवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके देखा गया। तो थॉमस मुनरो ने इस सेटलमेंट को इंक्रीज़ किया और धीरे धीरे उसने क्या किया, साउथ इंडिया में इस व्यवस्था को, इस सेटलमेंट को लागू कर दिया। ठीक है। अब आगे देखो, रीड और मुनरो ये दोनों कौन थे, रीड और मुनरो, इनको ये लगता था कि साउथ की जो परमानेंट जो ज़मींदार नहीं थे, हमेशा जिसको कहते हैं ना कि वंशानुगत चली आ रही ज़मीनों के ऊपर जो ज़मींदार होते हैं वो नहीं थे, वो सीधे क्या करते थे, किसानों से ही ये के ऊपर ये बंदोबस्त को लागू करना चाहते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते चले हैं, जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो खेती करते चले आ रहे थे उनके ऊपर। ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या था कि उन ज़मीनों का उसने मेज़रमेंट करवाई, लेकिन उसके ऊपर उन खेतों का उन्हें बड़ी केयरफुली उसने सर्वे करवाया, यानी उसका कहना था कि इनका सर्वे किया जाना चाहिए, फिर उसने करवाया भी। उनका मानना ये था अंग्रेज़ों का कि हम लोग इन ज़मीनों की एक फादर के रूप में हम किसानों की रक्षा करेंगे या उनकी ज़मीनों की रक्षा करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या था, ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ ठीक फिर भी नहीं था। क्यों, उसके लिए क्या था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेवेन्यू अमाउंट जो थी, टैक्स की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा होने की वजह से किसान उसे पे नहीं कर पा रहे थे। और विलेजर्स को जो लगता था कि हम लोग तो कर्जे के नीचे दबे चले जा रहे हैं, दबे चले जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, गांव को छोड़कर भागना शुरू कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया, गांव छोड़ने शुरू कर दिए। गांव जो थे वो वीरान हो गए, सुनसान हो गए, डेजर्ट एरिया बन गए। अब जितने भी वो अफसर थे उनको ये उम्मीद थी, उनको ये लगता था कि ये नई जो व्यवस्था है, नई जो सेटलमेंट है, ये किसानों को एक अच्छा बना देगी या उनके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे देखो, क्रॉप्स फॉर द यूरोप, लेकिन कंपनी इतने में भी बाज नहीं आई, वो नए 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 तरीके जो थे वो अपनाती चली गई, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब उसने क्या करना शुरू किया, इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए उसने अब स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए, यूरोप के लिए फसलें उगानी शुरू कर दी। अब अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया था कि जो विलेज एरियाज़ हैं वो ना केवल हमें टैक्स दे सकते हैं बल्कि हमारी यूरोप की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। कैसे, कि अगर सही तरीके से यहाँ पे फसलें उगाई जाएं, क्रॉप्स ग्रो की जाएं हमारी मर्ज़ी से, तो हमारे यूरोप की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। 18वीं सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती के ऊपर, अफ़ीम की खेती और इंडिगो की खेती के ऊपर पूरा जोर लगा दिया, पूरी कोशिश कर दी उन्होंने। 150 ईयर्स तक जो थे अंग्रेज़ों ने इन सारे एरिया के ऊपर
किसी न किसी फसल के लिए, किसी न किसी अलग अलग क्रॉप्स के लिए किसानों को मजबूर करते थे, उनको प्रेशराइज़ करते थे कि अब ये यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। जैसे बंगाल में जूट के लिए किया गया, असम में चाय के लिए किया गया, और फिर उसके बाद गन्ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में गन्ना, पंजाब में व्हीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कैसे किया गया? अब यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो अपनी ज़रूरत की फसलों को, अपनी ज़रूरत की क्रॉप्स को एग्रीकल्चर के रूप में उन्होंने बढ़ाने के जो नए नए तरीके थे उसको अपनाए। अब अगला टॉपिक जो है वो ये है कि डज़ द कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या कलर का, रंग का भी अपना कोई इतिहास होता है? बिल्कुल होता है। वो क्या था? वो देखो, ये आपको दो पिक्चर्स मिलेंगी। इन पिक्चर्स में देखो आप, दोनों पिक्चर्स के लगभग कलर मिलते जुलते हैं। इनमें से एक फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो भारत के आंध्र प्रदेश के वेवर्स ने बनाई है, और सेकंड वाली है वो ब्रिटेन के फेमस जो पोएट हैं और कलाकार हैं, जो आर्टिशन हैं, विलियम मॉरिस द्वारा बनाया गया है। दोनों ही प्रिंट है, फ्लावरिंग प्रिंट है। दोनों में समानता ये है कि इनके अंदर गहरे नीले रंग का, डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, जिसे ज़्यादातर इंडिगो कहा जाता था। लेकिन अब हमने ये जानना है कि इंडिगो की फसल होती कैसे थी, इसको पैदा कैसे किया गया, ग्रो कैसे किया गया। जो नीला रंग दिखाई देने वाला, नीला रंग दिखाई दे रहा है, वो इंडिगो के नाम से एक पौधे से, एक प्लांट से निकाला जाता था। ठीक है। और 19 सेंचुरी में ब्रिटेन के जो मॉरिस के जो प्रिंट में जो यूज़ किया जाता था, वो ब्लू कलर इंडिया में होने वाले इंडिगो नाम के पौधे से, प्लांट से तैयार किया जाता था। उस समय इंडिया में ये नील यानी इंडिगो जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स था इंडिया में। ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। सो आई होप all of you understand this topic. Second we will discuss in the next video. Okay.